जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सहायता आज के विधिक जागरूकता कार्यक्रम वृक्षारोपण कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद आदरणीय रवीन कुमार सिन्हा जी, जिला न्यायाधीश एवं सचिव विधिक सहायता प्राधिकरण जिला न्यायालय मंडला, मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई प्रवीण वर्मा जी, जिनके मार्गदर्शन से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मंच पर उपस्थित एजुकेशन डिपार्टमेंट की एचओडी तनुजा शर्मा मैडम, बीएससी नर्सिंग डिपार्टमेंट के एचओडी विवेक ठाकुर सर, मंच संचालन कर रही ललिता पटेल मैडम, जीएनएम के एचओडी रवि सिंघा, जीएनएम का सारा स्टाफ, स्टूडेंट्स, बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच में हमारे बिना बुलाए अपने से ही खुद आज हमारे बीच में आदरणीय प्रवीण सर उपस्थित हुए हैं। और ये केवल आप लोगों के कारण, आप लोगों को विधिक ज्ञान देने के लिए कि आपकी आवश्यकताएं क्या है। अभी मैं अपने चैम्बर में बैठा था, सारे लोग सुनी होगी। एक व्यक्ति था, उसने मुर्गा खरीद के लेके आया। मुर्गा खरीद के लेके आने के बाद उसने मुर्गे से बोला कि मैं तुझको कल काट के खा जाऊंगा। एक शर्त, मुर्गे ने बोला कि आप ऐसा मत करो। तो बोले एक शर्त है, अगर कल सुबह तू बांग नहीं देगा तो मैं तेरे को नहीं काटूंगा। दूसरा दिन हुआ, मुर्गे ने बांग तो नहीं दी, मगर उसने पंख जो है, मुर्गा जब बांध देता है तो मालूम, पंख फड़फड़ाता है, गर्दन ऊपर उठाता है और फिर बांध देता है। तो उसने बांध तो नहीं दी मुर्गे ने, परंतु पंख फड़फड़ा दिए। वो आदमी उठा, उसने फिर बोला मुर्गे से कि अगर कल तूने पंख फड़फड़ाया तो तेरे को काट दूंगा। दूसरा दिन फिर हुआ, मुर्गे ने ना बांध दी और ना पंख फड़फड़ाया, बस उसने गर्दन ऊपर उठा दी। वो आदमी ने फिर देख लिया कि इसने गर्दन ऊपर उठाई। उसने फिर उससे बोला कि अगर अगले दिन सुबह तूने गर्दन उठाई तो तेरे को काट के खा जाऊंगा। तीसरे दिन मुर्गे ने गर्दन भी नहीं उठाई। वो आदमी सुबह उसके पास पहुंचा और बोले अब तू तभी बच सकता है जब तू कलर कर देगा। अब मुर्गा परेशान वो रोने लगा, ठीक है, वो रोने लगा। उसने बोला उस आदमी से कि मुर्गा अंडा दे ही नहीं सकता। अब मुर्गे ने यही सोचा कि यदि मैं उस दिन बांध दे देता, अपनी आवाज उठा देता, तो आज मैं कटता जरूर, पर कटता अपनी आवाज को उठाता। तो आज के कार्यक्रम की प्रमाणिकता तभी होगी जब हमारे बीच में आदरणीय सर आपको आपके अधिकार के बारे में बताएंगे और अधिकार के बारे में बताएंगे का उपयोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।
जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग विधिक जागरूकता शिविर में आज आप लोग के बीच में हैं। मुख्य रूप से एक पखवाड़ा अभी चल रहा है क्योंकि इसके संबंध में रेगुलर कार्यक्रम हो रहे हैं छात्रों से भी, और हमारे यहाँ माननीय उच्च न्यायालय और साथ साथ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने डायरेक्ट किया है कि प्लांटेशन के प्रति थोड़ा सा जागरूक करना है। उसी तात्कालिकता में हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि जितने भी कॉलेजेस हैं सब जगह करके इसके प्रति अवेयर लोगों को करें। पहले एज ए जुडिशियल ऑफिसर जब मैं इसमें डेपुटेशन में हम लोग के पदस्थापना होती है, कोर्स में तो समय नहीं मिलता है, उसमें टाइम बाउंड रहता है, बैठने उठने हर चीज़ का कहीं जाने और इंटरेक्ट भी नहीं हो पाते हैं लोगों से। जैसे सोचते हैं कि किसी भी व्यक्ति से मिल लें तो वो स्वतंत्रता नहीं है, और वो कार्य के प्रति जिम्मेदारी और इस तरह का जवाबदारी है, हम कर भी नहीं सकते। आपके मन में ये महसूस होगा कि सर थे, उनसे बात कर रहे थे, वो हमारा विरोधी पक्षकार है, तो उत्पन्न हो जाएगा कि लगता है सर पहले से उनको जानते हैं। क्योंकि आप इस तथ्य को विश्वास करेंगे कि आपका अच्छा बिहेवियर आपके संबंध बात करना मानव हृदय को बदलता है। अगर मैं किसी व्यक्ति से, जैसे वर्मा सर से हैं, मैं महीनों साल में अगर मिलूंगा, एक साल रेगुलर जैसे अभी प्रेजेंटेशन के बीच में है और फिर हमारा डिप्यूटेशन वापस हो जाएगा, और कुछ मैटर होगा तो मेरे मन में उत्पन्न होगा कि नहीं सर से तो हम मिले थे, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, रेकॉर्ड कोई बोल रहा है, लेकिन एक प्रिजम्पशन खड़ा हो जाता है। तो उससे भी दूर रहने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों से मिले नहीं, कि जो सामने वाला दोनों पक्ष है उसके रेकॉर्ड के अनुसार से हम काम करें, तो वहाँ वो व्यवस्था है। लेकिन अभी जहाँ पर हम हैं वहाँ लोगों से मिलना ही हमारा काम है, और विभिन्न विधिक समस्याओं को निदान करना भी हमारा काम है, और कुछ जो दायित्व संविधान ने हमारे ऊपर दिया है उसको पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करना भी हमारा दायित्व है। तो उस कड़ी में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि राइट्स के बारे में तो हम लोग बहुत सारे जानते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव अ लॉट ऑफ राइट्स। मानव का जीवन केवल जीना नहीं है, विद डिग्निटी जीना है, जिसको प्रिजर्व करती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उसके साथ साथ मुझे जोर देना है, ज़्यादा इस समय वर्षा हो रही है, इसका उपयोग करना है प्लांटेशन के प्रति। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर जोड़ा गया है। उससे पहले केवल हमारे पास राइट्स थे, हमें पता था कि हाँ राइट्स है, उसको सेव करना है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान दिए गए हैं उसका संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, और हम अपने राइट्स के प्रति आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन साथ साथ हमारे कुछ ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज में इन्वायरमेंट संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में भी एक दायित्व हमारे ऊपर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि इतने लोगों ने इस साल कितने लोग एक भी पेड़ लगाए हैं अलग से? कोई नहीं लगाएं पर कौन टाइम कम हाथ है, लेकिन बहुत अच्छी बात है जिन्होंने लगाया एक भी पेड़ है। मैं आप लोग से इस मंच से बोलना चाहूँगा कि कम से कम एक पौधा तो हर बरसात में जरूर लगाएं। वो पौधा अगर आपका नीम, बरगद और पीपल का रहेगा वो समझिए कि आप आने वाले जनरेशन को, पीढ़ियों को जोड़ देंगे। कारण क्या है कि अभी जो हमारे यहाँ फलदार वृक्षों का जरूर है कि फलदार लगाइए, लेकिन जो पीपल का पेड़ है वो ऑक्सीजन देता है, नीम का उसका मेडिसिन का वैल्यू भी है, और साथ में पर्यावरण को भी वो थोड़ा सा बेहतर करता है। क्योंकि जो आधुनिकीकरण के युग में हम लोग रोज फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट होना शुरू हो गया। आपने जैसे देखिए मंडला में तो पौधा ही पौधा है, उसके बावजूद इस साल ऐसी गर्मी पड़ी कि इतनी गर्मी कभी लगी नहीं। मैं इससे पहले सतना में पदस्थ था, भाग्यशाली अपने पहले जिस बंगला मुझे अलॉट हुआ था उसके दोनों ओर एक तरफ नीम का पेड़ था और दूसरी ओर पीपल का। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो हमारे पूर्वाधिकारी या पूर्वज कहे उन्हें, तो उसके प्रति मैंने बहुत उत्साह दिखाया कि ये बंगला में पीपल का पेड़ कौन लगाता है। मोटा बहुत बड़ा सा वृक्ष था, पूरा बंगला तोड़ दिया है सरकारी संपत्ति का नुकसान करके। जब थोड़ी देर के बाद वो मौसम बढ़ता चला गया तो उस पेड़ का पौधा का जो बेनिफिट है तो मुझे महसूस हुआ कि बाहर में सब त्राहिमाम मचा रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ एसी नहीं चल रही थी। क्यों? पौधा लगाने का मैं बता रहा था बेनिफिट है। तो उसको हम लोग कभी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको समझ पाएंगे। तो मेरा
पहला बार कार्यक्रम में और मैं बीच में फिर आऊंगा, जरूर पूछूंगा कि कौन कितने पौधे लगाए हैं। एक पौधा तो लगाइए, यहाँ पर हजारों बच्चे हैं, अगर लगाएंगे तो 1000 पौधे तो लगे जाएंगे। और हमें लगाना नहीं है, उसे बचाना भी है। अगर पौधे की दिक्कत होगी, जरूरत होगी तो हमारे यहाँ है, कभी भी जिसको है लगाने का जगह देखेंगे तो मैं उसमें पौधा उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर में जो विधि के संबंध में जानकारी है, 14 सितंबर को लोक अदालत है। अभी आप देखते होंगे लिटिगेशन, अगर जिसके परिवार से अगर लिटिगेशन में कोई होंगे, चाहे जमीन संबंधी या अन्य संबंधी, लोग परेशान हो जाते हैं, कोर्ट में जल्दी से केस का निपटारा नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम लोक अदालत के माध्यम से अर्थात आपस में राजीनामा मध्यस्थता का कार्रवाई करके अगर प्रकरण निपटाते हैं तो हम लंबा समय तक जो लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति रहती है उससे भी बच सकते हैं। अगर आपके चारों ओर या कोई व्यक्ति उससे प्रभावित है तो आप निश्चित रूप से उनको इस संबंध में जागरूक कीजिएगा कि 14 सितंबर को मेगा लोक अदालत है। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे कोर्ट फीस है, मान लीजिए सिविल सूट दाखिल हुआ है, 4 करोड़ का आपका क्लेम है और उसमें 1.5 लाख का आपने कोर्ट फीस लगाया है, तो अगर लोक अदालत में डिस्पोजल होता है तो वो 1.5 लाख का फीस आपको वापस मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपस में समझौता हो जाता है तो आपका 1.5 लाख रुपया कोर्ट फीस लगता है, वो आपका बचत हो जाता है। लंबे समय तक जो समय हम बर्बाद करते हैं वो बचत हो जाता है। तो इसके प्रति आप ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्ति है उसको भी जागरूक करिएगा। दूसरी बात, जैसे नगर निगम का टैक्स है, जल कर है, अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स है जो शासन संबंधी, उसको भी उसमें प्रकट रखते हैं और उसमें भी छूट मिलता है, तो उसका भी लाभ होता है। बैंक संबंधित केसेस है तो उसमें इंटरेस्ट में छूट होता है। आप समझते होंगे कि बैंक में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जाता है, आपका 1 लाख रुपया रहेगा मूल और 9 लाख रुपया रहेगा इंटरेस्ट, तो 10 लाख रुपया देना बहुत हार्ड काम है। लेकिन इस जो कार्रवाई होती है लोक अदालत में प्रकरण रखे जाते हैं, वो छूट का एक प्रावधान उनकी ओर से भी लाया जाता है, बिजली के मामलों में भी लाया जाता है, तो आप उसमें करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है आजकल एक स्थायी लोक अदालत जिसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर में स्वयं हूँ, वो भी लगता है। जैसे आपकी समस्या रहती है, रोड नहीं बन पा रहा है, गड्ढे हैं, पानी नहीं आ पा रहा है, बिजली संबंधी, बीमा संबंधी जो केसेस हैं, तो आप उसको फेस कर सकते हैं। और सबसे उसका बेनिफिशियल चीज़ है, किसी अधिवक्ता का जरूरत नहीं है, आपका आवेदन रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा, हर चीज़ हम वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिलाएंगे। आपके आवेदन पर ही कार्रवाई किया जाएगा। हाँ, थोड़ा प्रोसीडिंग उसमें टाइम लगता है, लेकिन वो एक आपका माध्यम बन पाता है। जैसे नगर निगम से कोई समस्या है, आपके यहाँ रिजेबल रोड नहीं है, वो उसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो जब आप अपनी बात को उठाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो उस पर कार्रवाई होती है। उसको पत्रकार बना के बुलाते हैं कि भैया आपका नगर निगम क्षेत्र है, टैक्स तो वसूल रहे हैं, रोड क्यों नहीं है, रोड में अभी गड्ढे हो गए हैं बरसात में, तो उसको कम से कम चलने लायक तो आप बनाइए। तो लेकिन आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। आप सोचेंगे मन में कि कोई घूम के आपको आवेदन देगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने राइट्स के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम टैक्स देते हैं तो कुछ अधिकार भी हमसे रिलीज हो जाता है हमारे प्रति। जैसे सामान्य सा है, रोड है, फीस है, बिजली है, ये ऐसे अधिकार हैं जो एक मानव को डिग्निटी से जीने के लिए आवश्यक है। लेकिन अभी से आप थोड़ा सा क्या है कि नए भावना में क्या, मैं भी देखता हूँ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कोर्ट से या बाकी जगह पर जाने। लेकिन हम जब विरोध ही नहीं करेंगे, हम कंप्लेन ही नहीं करेंगे, लिखित में देंगे ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा। आप छोटे से देखते होंगे, कभी अगर थाना जाने का आपको अवसर मिला होगा तो आप देखते होंगे पुलिस वाले आपको बाहर से ही भगाएंगे। अच्छा हो गया, कैसे हो गया, छीन लिया, कितना मैटर का, अच्छा 500 रुपये का सामान लेकर भाग गया, तो FIR दर्ज नहीं करना चाहते। आप इस चीज़ को आप समझें क्यों नहीं करना चाहते। उन्हें भी संख्या दिखाना पड़ता है और बताना पड़ता है, वो जाते हैं उसको ग्राउंड रूट पर ही गायब करते हैं। मेरा मानना है कि आपको विरोध करना चाहिए, लिखाना चाहिए। भैया आप लिखो ना, जब आपका क्षेत्र है, आप नहीं कानून व्यवस्था ठीक कर पा रहे हो तो आप मानोगे कब, नहीं तो आप ढिढोरा पीटोगे। 500 चोरी करके हुआ, दर्ज नहीं हुआ, बोलेंगे बहुत शांतिपूर्ण क्षेत्र है, भाई यहाँ कोई घटना नहीं होती। मैं एक बात पर हर वक्त जोर देता हूँ कि गलत और झूठा रिपोर्ट के प्रति दूर रहना चाहिए, उसके भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन आपका जो सच्चा मैटर है, हम थोड़े से दौड़ने के चलते घबरा जाते हैं कि नहीं करेंगे। अब मान लीजिए आप गए थाना, उन्होंने आपको भगा दिया या बताया कि छोटा नहीं लिखाएगा रिपोर्ट, या कागज लिख लिया, FIR दर्ज नहीं किया, आपके किसी भी करके वो मार के फेंक देते हैं, जनरली उनका प्रक्रिया होता है। आप उसकी शिकायत
या कंप्लेन एक लेटर के साथ भेज दीजिए एसपी साहब को। पहले 156(3) सीआरपीसी में प्रावधान है, नया प्रावधान अभी सेक्शन चेंज हुआ है तो प्रावधान वही है, तो उसमें भेज दें। अगर वहाँ भी कार्रवाई नहीं होता है तो आप मजिस्ट्रेट के जो कंसर्न है कोर्ट में वो कंप्लेन पेश कर सकते हैं, और कामयाबल ऑफेंस है तो वो ऑर्डर करेंगे उसकी संपत्ति के अंदर दर्ज करेगा। अब क्या है, ये सारा प्रक्रिया में दौड़ धूप जाता है, कम से कम 25 रुपये का टिकट लगाना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट आप करेंगे तब तो वहाँ जाएगा, आपके पास एक रहेगा, एक प्रावधान का एक फाइल बनाने का आदत हो जाएगा। लेकिन एक बात आप अपने मन में बैठा लीजिए, आज हो सकता है आपके साथ 500 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, थोड़ा सा कुछ घटना हो, आपके जीवन में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको अपने अधिकार के प्रति लड़ने की एक आदत पड़ गई तो आप विश्वास करें आपके साथ कभी भी अनहोनी नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आप एक जीवन व्यक्ति की तरह अपने अधिकारों को रख पाएंगे। क्या होता है, हम बचपन से ही अपने मन में बना लिए हैं कि हाँ मैं हर वक्त बोलता हूँ हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, एक दिशा निर्देश के साथ चलना है जो विधि हमें प्रावधान देती है, राइट देती है। लेकिन इसका मतलब भी नहीं है कि हम भीरू बन के रहें, ऐसा नहीं है कि हमारे जो राइट्स हैं हम अपनी संपाद को भी नहीं रखें। निश्चित है कि हम शांतिपूर्ण रूप से अपने जीवन जिएंगे, वो सबके लिए अच्छा है, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छा है। लेकिन जब हम दबे रहते हैं, हर वक्त अपनी बात नहीं उठाते हैं, तो एक गलत आदमी को बढ़ने का एक मौका दे देते हैं, वो बढ़ता जाता है धीरे धीरे, पहले छोटा काम करता है, छोटा करता है, फिर जब आपके राइट्स को उछल के निकल जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते। तो बहुत बार तो क्या है, सही के प्रति खड़ा रहने से भी आपके साथ अनहोनी होना बंद हो जाता है। एक और तथ्य आपके समक्ष में रखना चाहूँगा, क्योंकि सब बड़े छात्र हैं बीएड और नर्सिंग के, सभी लोग गाड़ियाँ उपयोग करते होंगे, जितने लोग उपयोग करते हैं सभी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो क्यों होना चाहिए, और नहीं है तो उससे क्या साइड इफेक्ट है। तो आजकल आप देख रहे हो गाड़ी का बना इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस में बहुत जोर देते हैं। जब हम लोग पहले थे छोटे, उतनी जानकारी नहीं थी, ऐसे अवेयरनेस कैंप भी नहीं था। अब तो खैर ट्राइब्यूनल में मैंने काम किया है तो करोड़ों रुपया बांटे हैं, उसमें महसूस होता है कि क्या जिम्मेदारी होती है। हमारे यहाँ इंश्योरेंस केवल इस बात के लिए होता है कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो गाड़ी मिल जाए, गाड़ी तो 10,000, 20,000, 50,000 की जो भी हो, एक लॉस हो गया। सबसे ज़्यादा समस्या है कि जो थर्ड पार्टी का कभी एक्सीडेंट हो जाता है उसकी जिम्मेदारी एक तय हो गई है, ट्राइब्यूनल करोड़ों में उसका भुगतान करता है। अगर आपके पास बीमा नहीं है तो वो आप पर आ जाएगा, गाड़ी मालिक पर वो जिम्मेदारी आ जाएगी, ड्राइवर पर आ जाएगा, जो करोड़ों का रहेगा, चाहे आपके घर बिकवा करके अगर सामने वाला पक्ष मजबूत रहा तो वसूल लेगा। ये एक समस्या तो ये है। और ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए होना चाहिए कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बीमा कंपनी पल्ला झाड़ देगी, इवन आपके पास इंश्योरेंस है, इसलिए बिना लाइसेंस का कदम भी नहीं चलाइए, और वाहन बिना इंश्योरेंस का तो बाहर ही नहीं निकालिए। वो इसलिए नहीं है कि हमारी गाड़ी चोरी हो जाए, आप कर ही सकते हैं। होता क्या है, आप बहुत अच्छा चलाने जानते हैं, सामने वाला आके मार दिया और उड़ के गिर के मर गया, अब आप साबित करते रहिए हमारे यहाँ ये तो है नहीं कि हर जगह कैमरा है, कैमरा है तब आप साबित करें कि साहब हमारी गलती नहीं है, वो उड़ते हुए आ गया, अपने आत्महत्या कर लिए है। लेकिन उस समय जो मर गया उससे तो कोई पूछेगा नहीं, आप फंस जाएंगे। या आपकी बड़ी गाड़ी है, कार लेकर चल रहे हैं और स्कूटर वाला चलाने जानता नहीं, आके ठोक के आपका गाड़ी भी नुकसान कर दिया, अपने चोट लगा, लेकिन गलती आपकी हो गई। तो सबसे पहले तो हम कम से कम इंश्योरेंस तो रखें, वो जो लायबिलिटी, लीगल लायबिलिटी से है उससे बचने का प्रयास करें। आप अपने बड़े को, अपने साथी को, अपने भाई बहन को, सबको इस प्रति अवगत करिएगा कि कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर वहाँ, वो आपको महसूस होता है कि ये पैसा बर्बाद हो रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इधर मतलब पिछले 20 सालों से हमारे पास गाड़ी है, कोई क्लेम नहीं किया होगा, लाखों 4-5 लाख रुपया दे चुका होगा, लेकिन एक मंथ का शांति के लिए वो जरूरी है। मैंने कम से कम 50 करोड़ वो क्लेम वालों में बांटा होगा, कभी कभी वो करोड़ों में चला जाता है क्लेम जिसका जिस तरह आया होता है। आप समझिए अगर जिसके साथ घटना है या आपकी गाड़ी का कोई लिखा दिया तो आप उस लायबिलिटी से बचे रहेंगे। अब तो थोड़ा सा कैमरा वगैरह आया है जाकर, लेकिन अभी बहुत पीछे देश है, हमको लगता है 100 साल लगेगा जब हम लोग सोचेंगे इजराइल की तरह उसमें डिसिसिव फैसला कर पाएंगे। और आपके मन में अगर कुछ किसी प्रकार का प्रश्न होगा तो उसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी तो एक किस लाइन में जाना है वो बना हुआ है, चाहे आप बीएड कर रहे हैं या नर्सिंग कर रहे हैं,
तो मैं इस क्षेत्र पर तो नहीं बोलूँगा कि कुछ उसके संबंध में बता रहा है, लेकिन अगर लीगल संबंध में कोई प्रश्न रहेगा कुछ रहेगा तो, और एक चीज जरूर शपथ दिलाना चाहूँगा, एक एक पौधा जरूर लगाएंगे इस बरसात में। ठीक है, धन्यवाद।